हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, आज की क्लास ना एकदम लाजवाब और यूनिक रहने वाली है, क्योंकि आज हम जिन टॉपिक को देखेंगे, अगर आप पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो ये टॉपिक आपको दिखाई पड़ेंगे, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के अंदर जो महत्वपूर्ण नियम है उन सबका निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो आज ये समझना, नियम वाले क्वेश्चन का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। याद रखना, ये सारे क्वेश्चन बच्चों या तो 3 नंबर में आते हैं या फिर 4 नंबर। 3 से 4 नंबर में, कभी कभार इसमें जैसे एक दो टॉपिक ऐसा है कि 5 नंबर में आ जाता है, नहीं तो 3 से 4 नंबर का। और 100% पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं भैया, लिख भी दे रहे हैं बच्चों कि ये 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये समझना एकदम बेस्ट क्लास है। कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, पहला जो प्रश्न है, यानी जो आज हम देखेंगे सारे नियम वाले क्वेश्चन होंगे, और जो पहला नियम है ना बच्चों, वो है हेनरी का नियम। प्रश्न आपसे करेगा कि हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखना है। और इस तरीके से आप तैयारी करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, दिमाग में चीजें ज्यादा टाइम तक स्टोर रहेंगी, ठीक है ना। जैसे हम नियम वाले क्वेश्चन को एक अलग कैटेगरी में, परीक्षण वाले क्वेश्चन को एक अलग कैटेगरी में, नेमिंग रिएक्शन को एक अलग कैटेगरी में, ठीक है ना, डेफिनेशन वाली चीजों को अलग। इस तरीके से अपन बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे से हम एकदम करीब तक ले जाएंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। क्योंकि बबुआ, आपको यहीं तक सफर नहीं, आगे बहुत कुछ करना है। आपको अच्छे नंबर से पास होने के बाद लाइफ में वो काम करना है, अच्छा मुकाम हासिल करना, बहुत कुछ अचीव करना है, दिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कामयाब हो जाओगे बच्चों तो हर जगह से शाबाशी मिलेगी। अगर आप नाकामयाब रहोगे ना, घर में भी आपकी इज्जत नहीं होगी, इतना याद रखना, ठीक है ना। खैर, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि हेनरी का नियम क्या है। ठीक, हेनरी का नियम क्या है। हेनरी वैज्ञानिक, इन्होंने जो नियम दिया, क्या दिया, तो हेनरी के नियम के अनुसार, पहली परिभाषा समझ लेते हैं फिर पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कि जो हेनरी का नियम वो कहता है कि स्थिर ताप पर, यानी ताप क्या हो, स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें कोई बदलाव ना करें आप, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, यानी घुलने की क्षमता जो होती है, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब यहां पे समझना, जैसे बच्चों हमने कोई पात्र ले लिया, एक पात्र ले लिया बच्चों, एक पात्र ले लिया कोई, अब पात्र का मतलब बर्तन ले लिया, ठीक है। अब यहां पे मान लिया कि ये द्रव भरा हुआ है, क्या है, द्रव है। अब इसमें बाहर से हम कोई गैस घोल रहे हैं, जैसे बाहर से बच्चों इसमें कोई गैस घोली जा रही है, बाहर से कोई गैस घोली जा रही है। तो यहां पे ये क्या है, कोई गैस है। ये जैसे मान लेते हैं ये कोई गैस घोल रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमने बता दिया कोई गैस फॉर एग्जांपल घोल रहे हैं, ठीक। और ये क्या है, द्रव है, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि ताप क्या हो, ताप क्या हो, स्थिर हो। तो जो टी हो ना बच्चों, वो क्या हो, कांस्टेंट हो। टी कांस्टेंट है, यानी ताप स्थिर हो। तो हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर, मतलब जब ताप स्थिर हो, तो ऐसी अवस्था में किसी गैस की द्रव के अंदर जो विलेयता होती है, मतलब जो हम गैस इसमें घोलेंगे, ठीक है, वो विलेयता जो है वो गैस के दाब के समानुपाती। कहने का मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि गैस पर हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे वो उतनी ज्यादा विलेय होगी, जितना कम प्रेशर लगाएंगे उतनी कम घुलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब यही हो जाएगा, ठीक। यानी जितना हम ज्यादा इस पे दाब लगाएंगे
इस पे हम दाब लगाएंगे, ठीक है ना। जो भी अगर हम दाब लगाएंगे तो जितना दाब लगाएंगे वो ज्यादा उतना ज्यादा घुलेगी, जितना कम दाब लगाएंगे उतना कम। सीधी सी बात है, ठीक है। और इसी पर आधारित जो आपके हम बात कर ले जितने पेय पदार्थ वगैरह होते हैं सब इसी के नियम का पालन करते हैं, वो अभी आगे देखेंगे, ठीक। तो यहां पे अब ये नियम के अनुसार अपन चलेंगे। क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, तो वो गैस के दाब के, गैस के दाब के होती है। यही होता है हेनरी का नियम। अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, ये अनुक्रमानुपाती किसके, गैस के दाब के, ठीक है। तो यहां पे घुली हुई मात्रा को अपन m से दर्शाते हैं, ये अनुक्रमानुपाती किसके, दाब के। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है बच्चों तो यहां m ये बराबर, यहां कांस्टेंट h लगा दिया। h का मतलब हेनरी को बताएगा, k का मतलब कांस्टेंट नियतांक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के एच इंटू का p, और यही क्या हो जाता है, हेनरी के नियम का जो फार्मूला होता है, यानी m बराबर के एच इंटू पी। m क्या है, तो m ये द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक है। यानी यहां पे ध्यान देना बच्चों, m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, p क्या है, दाब है, और के एच क्या है, हेनरी नियतांक। तो आप लिखना चाहें अगर तो ये भी लिख सकते हैं कि m क्या है, के एच क्या है, p क्या है। तो यहां पे लिख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, m घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है। के एच क्या है, हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, ठीक है। पी क्या है, गैस का दाब। तो ये रहा हेनरी का नियतांक, है ना बच्चों। बहुत सिंपल, मतलब हेनरी का नियम बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। देखिए कोई भी काम तब तक मुश्किल लगता है, तब तक कठिन होता है जब तक कि आप शुरुआत ना करो। और आप जब शुरुआत कर देते हो तो मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन कार्य भी बहुत सिंपल लगता है, ठीक है ना। चलिए, नहीं समझ में आता 2 बार 3 बार इसी को रिवीजन कर लीजिए, आपके सामने वीडियो है, नोट कर लीजिए। हो गया ना। देखिए अब चलते हैं इसकी सीमाएं देखते हैं, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है और साथ में अनुप्रयोग। सीमाएं का मतलब देखिए देखिए इसके अनुप्रयोग बहुत पूछता है, सीमाओं से ज्यादा अनुप्रयोग के बारे में पूछा जाता है। तो हेनरी के नियम की क्या सीमाएं हैं, यानी हेनरी का जो नियम है वो कब लागू होता है। तो सबसे पहली बात कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, मतलब सांद्र विलयन पर नहीं लागू होता है, तनु विलयन के लिए, ठीक। अगला, हेनरी का जो नियम है वो निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि यह नियम जो है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग जो कि पेपर में पूछा जाता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल आप 1-2 साल का प्रीवियस ईयर का ही पेपर उठाओ, आया हुआ है। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में क्या है कि मतलब कहां पर हेनरी का नियम दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले बच्चों, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, जो गोताखोर है, कौन खोर, गोताखोर, कौन खोर, गोताखोर। तो यहाँ पे गोताखोर समझ रहे हैं ना, जो समुद्र के अंदर जाते हैं। क्योंकि देखिए जब आप भाई गहराई में जाएंगे, जैसे भूमि तल से या पृथ्वी तल से नीचे की तरफ जाएंगे,
या फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, दाब बढ़ेगा, तो सांस लेने में समस्या होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए जो गोताखोर होते हैं अपने द्वारा जो टैंक वगैरह ऑक्सीजन वगैरह लेके जाते हैं, और जो वहां पे क्रिया विधि होती है वो हेनरी के नियम का पालन होता है। अगला, शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, ठीक है, हर गली पे, चौराहे, नुक्कड़ पे टहलते हैं, 5 रुपए गिलास शीतल पेय पदार्थ, ठंडा पियो, एकदम फेफड़ों को ताजा रखो, है ना, इस तरह से। तो उनमें जो भी आता है, बात कर लें, ये तो है बात की बात, लेकिन जितने थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, ठीक है, माउंटेन ड्यू, रेड बुल, वॉटएवर कुछ भी हो, उसमें जो आप अगर देखें, उनको हिला डुलाकर ढक्कन खोल दो, अचानक तेज से यूं शू से करके पूरा का पूरा मटेरियल बाहर आधे से ज्यादा निकल जाता है। तो उसमें जो गैस क्रिएट मतलब भरी जाती है, वो हेनरी के नियम का पालन करके ही भरी जाती है, ठीक। और अगला है फेफड़ों की क्रिया विधि। हमारी जो फेफड़े होते हैं उनमें भी एक्सेल इनहेल होता है, यानी भाई अगर हम बात कर ले, ऑक्सीजन अंदर तक जाता है, CO2 फिर बाहर आता है, तो ये जो आदान प्रदान गैसों का होता है वो हेनरी के नियम से। अगला, पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा, जैसे बताया ना कि जब कोई नीचे जाएगा पानी के अंदर तब भी, और जब पर्वत पर कोई चढ़ेगा तब भी, हेनरी के नियम का ही पालन होता है। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अगला जो नियम है वो है कि राउल्ट का नियम। कितना विलियन के लिए बोलेगा, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अपने आप में बहुत लाजवाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा कि ये समझना कि कोई अदर टॉपिक होता तो हम एक बार ये कह सकते थे कि चलो हाँ इसको देखो या ना देखो, बट इसको तो 100 में 100% देना पड़ेगा। ये है ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दें, तो घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, ये जो कि एक अल्पसंख्यक मतलब अणुसंख्य गुणधर्म है, पहले चैप्टर में है ना बताया था, वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कह रहा है जब किसी विलायक में, विलायक का मतलब जल में, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मतलब चाहे यूरिया घोल दें, ग्लूकोज घोल दें, शर्करा घोल दें, ये सब घोल देते हैं, तो घोलने के बाद कह रहा है तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, यानी वाष्प दाब में जो कमी होती है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, ठीक है। क्या कह रहा है कि विलयन का, यहां बोल रहा है कि विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन वो किसके बराबर, तो विलेय के मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल प्रभाज के, ठीक है, किसके बोल रहा है कि विलेय के मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के। तो यहां पे अब हमें पता है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है बच्चों, केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में, यानी इसी में, केमिस्ट्री ही है फिजिक्स नहीं है, पहले ही चैप्टर का है, तो उसमें वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो P नॉट माइनस का PS अपान P नॉट होता है, ठीक है ना, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। ये कह रहा है किसके, तो ये कह रहा है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो हम इसको बराबर कहेंगे विलेय के मोल प्रभाज के, तो यहां पे काई n ऐसे लिख सकते हैं। अब विलेय का मोल प्रभाज जब कहेगा तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे विलेय प्लस विलायक होगा, तो यहां पे इसके स्थान पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n, याद रखना, ठीक है, यही तो विलेय का मोल प्रभाज। अगर इसी में विलायक का बोलता बच्चों तब हम कैपिटल N ऊपर लिखते, ठीक है।
अब यहां पे ध्यान देना, हमें इतना समझ में आ गया। अब तनु विलयन के लिए लिखेंगे, तनु विलयन के लिए। अब तनु विलयन के लिए इसमें याद रखना, जो n है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये लगभग बराबर किसके हो जाएगा, केवल और केवल कैपिटल N के। मतलब यहां जो n का मान होगा वो नगण्य हो जाएगा तनु विलयन के लिए। तनु में ये जो विलय की मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो यहां पे ऐसी सिचुएशन में ये जब जीरो अगर रखेंगे नगण्य तो केवल n बचेगा। तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, तब ये फार्मूला बन जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट। पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये बराबर किसके बच्चों, यहां स्मॉल n, नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल N। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अब इसके बाद ध्यान से समझना, चूंकि हम जानते हैं तुम हमें ना याद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे, है ना, बिल्कुल। देखिए यहां पर फिर क्या है, हम जानते हैं कि यहां पर n बराबर W बाई एम। अब इसी तरह से जब कैपिटल N लिखेंगे तो इसके स्थान पे हम कैपिटल W बाई कैपिटल M लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, हम यहां पे जब रखेंगे वैल्यू तो P नॉट माइनस का PS अपान P नॉट। ठीक है, उसके बाद ये बराबर का, भाई यहां पे n के स्थान पे रखेंगे W बाई एम, फिर इसके स्थान पे कैपिटल W अपान कैपिटल N। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहां पे क्या करना है हमें, जब देखिए बटे का बटे है इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट बराबर, भाई W बाई ये M है, गुणा जब करेंगे ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऊपर जाएगा, कैपिटल M अपान कैपिटल W। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, राउल्ट का नियम, यानी तनु विलयन के लिए राउल्ट का जो है वो नियम हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बच्चों इसमें सैंबल पूछ लेता है, ठीक है, प्रतीकों के बारे में पूछ लेता है, तो सबका मतलब जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, ठीक है, स्मॉल डब्लू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है, कैपिटल एम क्या है, तो सब कुछ जानना जरूरी है बबुआ। पी नॉट क्या है, हमने बताया ना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, न्यूमेरिकल इन पे बहुत बनता है, इस फार्मूले पर, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए सैंबल लिख दे रहे हैं ताकि आप जान पाओ पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, सब कुछ जानो। और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, एस का मतलब समझ लो सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब, और उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, यानी जो जितना कुछ घोला जाएगा उसे विलेय बोलते हैं, विलेय का भार। जैसे बोल देगा 4 ग्राम यूरिया घोल रहे हैं या 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड घोल रहे हैं, या बोल देगा जैसे 10 ग्राम ठीक कास्टिक सोडा घोल रहे हैं, तो वही चीज। अब उसके बाद नीचे स्मॉल एम क्या है, तो ये विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब जब दोनों कैपिटल में हैं तो ये विलायक हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब विलायक का भार, विलायक का भार, और कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। ठीक, ये रहा प्रतीक। तो बड़ा ही प्यारा सा नियम है बच्चों, बिल्कुल आप लोगों की तरह, है ना, इतने ही प्यारे आप लोग भी हैं, नियम भी उतना ही है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं जो इसकी क्या है सीमाएं। ठीक,
हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। देखिए बब्बा, राउल्ट के नियम की सीमाएं अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला यह नियम तनु विलियन पर लागू होता है। सेम जैसे हेनरी का नियम है तो ये भी क्या है, तनु विलियन पर लागू होता है। अगला है कि यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। आवासशील विलेय पदार्थ में जैसे बताया ना, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, यानी इनके विलयन पर। अगला, ये वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है। मतलब जैसे NaCl एक वैद्युत अपघट्ट है, KCl एक वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है, ठीक है। अब यहां पे बात कर लें H2SO4 एक वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है। तो वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर ये लागू नहीं होगा। अगला, विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलय जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब जैसे वही चीज कि जो अपघटित हो, जैसे भी बताया ना NaCl, या इसको अगर घोलते हैं तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। तो विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के जो विलय हैं वो राउल्ट के नियम का जो पालन नहीं करते हैं। तो ये एक NaCl क्या है, एक विलेय पदार्थ है, वो भी एक वैद्युत अपघट्ट है। ठीक, आई बात समझ में। तो ये राउल्ट के नियम की सीमा है, यानी इन शर्तों को लागू करता है, वो कंडीशन को नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कोलराउस का नियम। अगला जो नियम है वो कोलराउस का नियम तथा इसका अनुप्रयोग। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो कोलराउस का नियम क्या होता है। इसका नियम और अनुप्रयोग ज्यादा दोनों पूछा जाता है। ठीक, नियम अकेले भी पूछा जाता है और साथ में अनुप्रयोग मिलाकर भी पूछता है। जब अकेले नियम पूछेगा 3 नंबर, अनुप्रयोग साथ में पूछेगा 4 नंबर। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, पहले नियम जान लेते हैं। बहुत आसान सा ये भी नियम है, बस एक बार देखने की जरूरत है, हमेशा के लिए चीजें दिमाग में घुस जाएंगी। कोलराउस जो कि एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वो विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। बड़ा सिंपल सा नियम इन्होंने दिया। ठीक है भाई, पसीना हो गया तो मिट भी नहीं रहा है। अब देखिए क्या बताया इन्होंने, समझने का प्रयास करिए, एक बार में चुटकियों में समझ जाओगे। जैसे यहां पे हम कोई पात्र बना लें, अब यहां पे हमने क्या कर लिया, ये कोई सॉल्यूशन है, या मान लेते हैं विलायक है। अब इसमें घोल दे रहे हैं बाहर से अपन NaCl, NaCl इसमें घोल दिया जाएगा। जब NaCl घोलेंगे तो हमें पता है जो Na है वो प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में, फिर Na क्या है प्लस में टूटेगा, ठीक, Cl माइनस में, Na प्लस में टूटेगा, इस तरह से है ना, ऐसे ही टूटेगा, है कि नहीं बच्चों। इसी तरह से क्या है वो टूट जाएगा, जैसे यहां पे है तो Cl माइनस में इस तरह से प्लस माइनस ऐसे टूट जाता है ना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो यहां पे भाई हमने घोल दिया है। अब ये बोल रहा है कि अनंत तनुता, अनंत तनुता का मतलब क्या होता है, अनंत तनुता का मतलब होता है कि जब विलयन में यूं समझ लें कि विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो, मतलब कम से भी कम, ठीक है, एकदम ना के बराबर हो, तब ऐसी अवस्था या ऐसी सिचुएशन अनंत तनुता की कहलाती है। तो वहां पे ऐसी अवस्था में यानी विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो तो कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, जैसे भाई मोलर चालकता को लैम्डा m से दर्शाते हैं, तो कह रहा है वैद्युत अपघट्ट
कि अनंत तनुता को इनफाइनाइट से अनंत तनुता पर यह कहलाएगा मोलर चालकता। एम लगा दिया, मोलर चालकता किसी वैद्युतक घट की, जैसे NaCl है तो NaCl की, ये कह रहा है बराबर होती है किसके, तो इसमें कह रहा है कि जो धनायन है इनके, और प्लस कह रहा है जो ऋणायन है इनके योग के मोलर चालकताओं के, मतलब यही रूल बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, जैसे यहां पे जैसे मान लिया जब NaCl घोला है तो इसको लिखेंगे बच्चों, इसको यही लिखेंगे कि अनंत तनुता पर ये मोलर चालकता NaCl का ये बराबर किसके हो जाएगा, ये Na प्लस, उसके बाद यहां पे Cl माइनस। देखिए आप चाहे इसको ऐसे लिखिए बच्चों या फिर इसको ऐसे लिखिए, मतलब इसको या तो ऐसे लिखिए, ठीक है, मतलब ये चिन्ह चाहे ऐसे लिखिए चाहे ये ऐसे, कंफ्यूज ना होना। तो यहां पर ये बोला, अब यही तो कह रहा है ना बच्चों, नियम यही बोल रहा है कि अनंत अनुता, इनफाइनाइट लगा है, अनंत अनुता पढ़ेंगे इसको, अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट, NaCl क्या है, एक वैद्युत अपघट है, और वैद्युत अपघट क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके। तो वैद्युत अपघट की मोलर चालकता, यहाँ पे पूरा ये लिख दिया लेमडा एम, तो मतलब मोलर चालकता, वो कह रहा है कि इस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बस यही हो गया, क्या चीज, कोलराउश का नियम। ठीक है, यही क्या हो गया बच्चों, कोलराउश का नियम हो गया। चलिए नोट कर लीजिए भैया इसको, बहुत सिंपल सा नियम है। अब कोई भी इसी तरह से KCl के लिए करेंगे तो K प्लस, यहां Cl माइनस, CH3 COOH करेंगे तो उसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी लेंगे ऐसे बन जाएगा। हो गया। चलिए अब देखते हैं, हम देखते हैं आगे कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग इसके एक ही अनुप्रयोग देख लेते हैं, बहुत है एक अनुप्रयोग। कोलराउस का नियम का अनुप्रयोग में सबसे पहला है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, मतलब कोलराउस के नियम के द्वारा हम वियोजन की कोटि, या इसी को बोलता है वियोजन की मात्रा। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। मतलब एक सिंपल सा बेसिक फार्मूला है, उसी से वियोजन की कोटि ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं सूत्र कि वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि बराबर लिखेंगे सबसे पहले किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, और बटे में कह रहा है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। यही जो रेशियो होता है ना बच्चों, यही जो अनुपात होता है, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, इस सूत्र को ही क्या कहते हैं, यानी सूत्र से ही वियोजन की कोटि ज्ञात करते हैं। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो याद रखिएगा कि वियोजन की कोटि को अल्फा से दर्शाते हैं। अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर बोल रहा है तो हम यहां पे C लिख देंगे और यहां M, लेमडा M। ठीक, और अनंत अनंता पर अब की बार बोल रहा है तो नीचे यहां पे इनफाइनाइट लगाकर M लिख देंगे।
ये अनंत पर। तो ये हो जाएगा इसका मैथमेटिकल फॉर्म, यानी एक सिंबल के रूप में। ठीक, इसको बोलेंगे अनंत किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, और नीचे क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। चलिए नोट कर लीजिए भैया इसको भी। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो नियम है वो है फैराडे का नियम, कि वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम हर बार बताते हैं कि फैराडे भाई साहब तो बड़े चालाक निकले, क्योंकि इन्होंने झंडा गाड़ रखा है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी फैराडे का नियम है ना, और यहां पर भी फैराडे का नियम है। ठीक, तो यहां पे देखिए बोल रहा है कि वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम क्या होता है, ध्यान से समझिए। फैराडे देखिए वैद्युत अपघटन संबंधी, वहां भी दो नियम है, यहां भी दो नियम है, लेकिन हमें उससे क्या मतलब, हम केमिस्ट्री में देख रहे हैं ना। तो देखिए वैद्युत अपघटन संबंधी, वैद्युत अपघटन क्या है, तो जब वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह करेंगे तो उसका अपघटन हो जाएगा, मतलब टूट जाता है। ठीक है, तो वो क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। तो वैद्युत अपघटन के बारे में इन्होंने दो नियम दिया। पहला नियम, तो प्रथम नियम यहां पे क्या कहता है पहले वो देखते हैं। पहला नियम ये कहता है कि वैद्युत अपघटन के समय, यानी जब वैद्युत अपघटन हो रहा होगा, ठीक, मान लिया बच्चों कोई जैसे पात्र है या सिल है, वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर, अब इलेक्ट्रोड मतलब इसमें समझ रहे हैं कैथोड प्लस एनोड, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। धातु की क्षण को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। तो यहां कैथोड प्लस इलेक्ट्रोड, इसी को तो बोलेंगे धातु की क्षण। ये धातु की क्षण ही क्या होती है, इलेक्ट्रोड। और जिसपे माइनस चार्ज हो वो क्या हो, एक पे माइनस एक पे प्लस होता है। तो जिसपे माइनस होता है उसे कैथोड बोलते हैं, जिसपे प्लस होता है एनोड है। ठीक, तो यहां पे कह रहा है कि वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुपाती होती है। मतलब समझिएगा, कह रहा है कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, जैसे अगर मान लिया एक भाई शुद्ध है एक अशुद्ध है, तो एक जैसे जिंक की क्षण है बच्चों, और एक जैसे यहां पे ZnSO4 का विलयन है, तो जो उसमें मान लिया कि शुद्ध जिंक है आकर के इस पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही कह रहा है कि क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा है, मतलब W, ठीक, मात्रा, इसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती, मतलब जितना तेजी आवेश बहेगा उतनी तेजी से पदार्थ जाकर उस पर चिपकेगा, सीधी सी बात। तो यहां पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पर, बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा ये समानुपाती है आवेश के। ठीक है, इसमें प्रवाहित आवेश के। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को किससे दर्शाते हैं बच्चों, तो मात्रा को दर्शाते हैं W से। ये किसके, तो ये आवेश के। अब आवेश, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा W, ये प्रोपोर्शनल Q के स्थान पे I इंटू टी। लेकिन जब ये चिन्ह हटाते हैं बच्चों तो इसके स्थान पे जेड लग जाता है, कांस्टेंट जेड इंटू आई इंटू टी। जेड क्या है, तो इसको रासायनिक तुल्यांक बोला जाता है। ठीक है, जहां अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जेड क्या है,
रासायनिक तुल्यांक है। बाकी आई क्या है, तो धारा है भाई, आई क्या है, धारा है। उसके बाद टी क्या है, समय है, ये तो समझ रहे हैं। आई ये धारा है और ये समय है, ठीक। और डब्लू क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है। तो ये रहा बच्चों पहला नियम, नोट कर लीजिए। हो गया ना, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ही बहुत सिंपल है। दूसरे नियम के बारे में बात कर लें बच्चों। इस नियम के अनुसार यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट के विलयन में प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्राएं होती हैं वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। चलिए समझते हैं ऐसे में कि मान लेते हैं कि बार कई पात्र हैं, दो ही ले लेते हैं पहले। इसमें 2 3 4 5 6 चाहे जितने कर दीजिए आप, ठीक है, लाइन से ऐसे चाहे जितने कर दीजिए, चाहे जितने पात्र इस तरह से, ऐसे में चाहे जितने पात्र। इसमें कह रहा है कि जैसे समान विद्युत धारा, इसमें इलेक्ट्रोड है भाई, इसमें भी कैथोड एनोड है, कैथोड एनोड। तो मान लेते हैं कि सभी में समान वैद्युत धारा, यानी समान उतनी ही वैद्युत धारा सभी के विलयन में और समान समय के लिए बहे। तो ऐसे केस में अब यहां पे जैसे समझ लिया कि कैथोड एनोड है, ये एक अर्ध शेल है, देखिए। अब यहां से समझिएगा, अब जैसे हमने बताया ना कि इसमें से वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब समान वैद्युत धारा, जैसे इसमें समान वैद्युत धारा, अब ये अलग अलग विलयन है। एक है जैसे बच्चों मान लिया कि ये जैसे ZnSO4 का है और ये CuSO4 का विलयन है, और इसमें कॉपर की क्षण है, इसमें जिंक की क्षण। तो यही तो बोल रहा है कि यदि समान विद्युत धारा, तो मतलब बच्चों यहां पर जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो समान समय के लिए हो, और इसमें जो समय लग रहा है ना वो भी समान समय हो। तो समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, फिर बोल रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट में बहे। तो भिन्न भिन्न है ना, एक जिंक सल्फेट का विलयन है और दूसरा किसका है, कॉपर सल्फेट का, तो हुआ ना भिन्न भिन्न। तो ऐसे केस में कह रहा है इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा है, अब मात्रा इन पे W1 W2 हो जाएंगी, तो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती। तो ऐसे केसेस में तो ये जो W1 हो जाएगा वो समानुपाती किसके, E1 के, और जो W2 हो जाएगा समानुपाती E2 के, ठीक है, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इनका रेशियो निकालना चाहें, W1 अपान W2 बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 अपान E2। यही फार्मूला चलता है, क्योंकि देखिए अगर हम बराबर करेंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा। अब कांस्टेंट वही अनुपात में जब रखेंगे तो ये वैसे ही कट जाएगा, कोई मतलब है नहीं, तो केवल E1 अपान E2 बचेगा बच्चों, और यही क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा तुल्यांकी भारों में और इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा में, ठीक है। जहां E1 E2 क्या है, ये तुल्यांकी भार है। W1 W क्या है, मतलब W1 W2 क्या है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा। आई बात समझ में, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों।
हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे लाजवाब टॉपिक आप तक पहुंचते रहें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।